तो फैमिली में से ताने, मतलब रिश्तेदार के ताने, तो कैसे डील करते थे वो तानों से ड्रॉप लेकर? लाइक 2 साल तक आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 12th पास आउट हो बस। प्रिपरेशन टाइम में ऐसा डेज आया जहाँ पे नीट प्रिपरेशन, लाइक डॉक्टर बनने का सपना छोड़ने का मन किया हो, लाइक अब नहीं हो रहा। मतलब ऑनलाइन बैचेस से रिजल्ट मतलब काफ़ी डिफिकल्ट होता है, डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होता था कभी? लाइक नहीं, आज मन नहीं कर रहा, आज रहने देते हैं ऐसा। तो अगर आपका वाइट कोट सेरेमनी हुआ तो आपको कैसा फील हो रहा था? मतलब आपने 2 साल उस चीज़ के लिए मेहनत किया, वो आपके कंधे पे अब पहनने वाले हो आप, तो कैसा फील हो रहा था वाइट कोट सेरेमनी में? हेलो 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 अपू भैया, एंड वेलकम इनटू टीटी टीन स्टॉक्स। एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भैया, आप इतना टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आए। सबसे पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ताकि लोगों को पता चले आप कौन हो और आपने क्या किया है अपने लाइफ में। मेरा नाम अप्पू यादव है और मैंने नीट 2023 क्वालिफाई किया विद द स्कोर ऑफ 651 एंड ऑल इंडिया रैंक 6776। तो उस रैंक की वजह से और फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज में है, अभी मेडिकल कॉलेज बड़ौदा में मैं अभी पढ़ रहा हूँ। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर है, हमारी एंड होने वाली है अगस्त में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है और बस सब सेकेंड ईयर में जाने वाला। एमबीबीएस की जर्नी कैसी लग रही है, लाइक? एमबीबीएस तो अभी स्टार्ट ही किया हुआ है, तो फर्स्ट ईयर जो होता है बेसिकली इंजॉयमेंट भरा ही होता है कि आप इंजॉय करते हो अपने नए नए फ्रेंड्स के साथ, जो भी कहीं से आप ही की तरह मेहनत करके यहाँ पे आए हुए होते हैं। हम्म। तो ऐसे लोग आपको मिलते हैं, फिर उनके साथ फिर हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में इंजॉयमेंट तो ओवरऑल आप पढ़ाई होती है एमबीबीएस लेकिन का उतनी लाइफ ज्यादा बहुत इंजॉय कर रहे हो, आई थिंक आप अभी तो। नहीं। एग्जाम अभी सीजन्स तो में कैसा enjoy। हाल लगता है? लाइक वी सॉ द ब्लॉग अबाउट एमबीबीएस स्टूडेंट्स, लाइक वो पूरे रात रात भर पुल आउट करते हैं और एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, तो क्या हाल होता है एग्जाम्स टाइम में? सेम सेम सेम। सेम। एग्जाम के टाइम पे 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक जगे रहते हैं क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है ना कि आप रिवीजन भी करने जाओ तो रिवीजन प्रॉपरली नहीं मिलता। ओके। तो भैया शुरुआत करते हैं आपके जर्नी से। एंड 10th में आप कैसे स्टूडेंट्स थे? कि मतलब आपकी 10th की ओवरऑल जर्नी, और आप कैसे स्टूडेंट्स थे 10th में? टेंथ में मतलब मैं पढ़ने से थोड़ा पहले पहले से ठीक था पढ़ने में। हम्म। बस ये 12th के टाइम पे कोरोना आया, तब जाके थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी पढ़ने में। हम्म। और 10th में तो अच्छे ही थे, 10th में मैं कोचिंग जाता था। मेरे एक सर थे, अंकित सर, उनके पास। और वहाँ पे कोचिंग थी साइंस और मैथ्स, मुझे फेवरेट थे, साइंस तो लेना ही था। लेकिन मैथ्स और बायो में मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैथ्स लूँ या बायो, क्योंकि मैथ्स में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। हम्म। तो लेकिन जब एडमिशन कराने गए तो फिर मैं सोच के गया था घर से कि मुझे मैथ्स ही लेना है, लेकिन फिर वहां पे एडमिशन के टाइम पे मैंने बायो का फॉर्म भर दिया। मतलब ऐसा क्यों कि आपने जब मैथ लेना था तो आपने बायो ले लिया? लाइक दिमाग में क्या चल रहा था आपके उस टाइम? तो जो मेरा बचपन से ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, लेकिन फिर उस समय मैथ्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था ना कि मैं एलिमी तक मतलब इंक्लाइन हो गया था टुवर्ड्स मैथ्स। लेकिन फिर एक मेन रीजन ये भी था कि जो सर मुझे जिनकी वजह से मुझे मतलब मैथ्स में इतना इंटरेस्ट आया, उन्होंने पढ़ाना ही बंद कर दिया। अरे फिर मैंने सोचा अब मैथ्स में तो फायदा नहीं तो आपका, आपने बोला आपका मैथ में इंटरेस्ट था, तो आपका ओवरऑल फिजिक्स थोड़ा स्ट्रांग होगा, तो कैसी थी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री इन 11th 12th? है। फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग था, फिजिक्स में तो मुझे बहुत मजा आता था, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा वीक था। मतलब केमिस्ट्री में केमिस्ट्री कौन में सा, बहुत मेहनत करना ऑर्गेनिक वीक था या इनऑर्गेनिक था? था। ओवरऑल केमिस्ट्री मेरा ज्यादा अच्छा नहीं था, जितना मैं पढ़ पाता था उस हिसाब से मतलब ऑर्गेनिक थोड़ा हार्ड लगता था, क्योंकि उसके रिएक्शन ही नहीं होते थे मुझसे।
इनऑर्गेनिक तो थोड़ा इजी था, लेकिन जो एंड एंड में जब उसके प्रॉब्लम्स करने थे रिवीजन के टाइम पे, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। और अभी आप कौन से कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे हो? ओके। ओके, तो आपने नीट का अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ या ड्रॉप लिया आपने? नहीं, मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। आपके कितने मेरा ड्रॉप, 12th मतलब के एक या टाइम पे दो? ड्रॉप लिया। अच्छा, आपने दो ड्रॉप फर्स्ट लिया। अटेम्प्ट मैंने कोरोना के साथ दिया। तो आपने डील कैसे किया, लाइक आप ड्रॉपर हो के? आई नो, मतलब बहुत सारी तकलीफें आती है, मेरे भी काफी फ्रेंड्स है जो ड्रॉपर है। तो फैमिली में से ताने, मतलब रिश्तेदार के ताने, तो कैसे डील करते थे वो तानों से? ड्रॉप लेकर, लाइक 2 साल तक आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 12th पास आउट हो बस। ट्वेल्थ में, क्योंकि ट्वेल्थ बस पास आउट था, तो फिर उस टाइम जो लीव किया था ना, तो मैं बहुत डिले हुआ था। 12 सितंबर को था 2021 में। तो उस टाइम उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि ट्वेल्थ पूरा कोरोना में गया था, और मतलब बहुत ज्यादा हिंड्रेंस आई थी स्टडीज में। तो उस टाइम पे उतने अच्छे से नहीं कर पाया, तो 344 कुछ स्कोर था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने पापा को बोला कि पापा, मतलब ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, नहीं होगा ऐसा कुछ। तो फिर पापा ने बोला कि आपने पूरी तैयारी की थी कि नहीं? तो फिर मैंने बोला तैयारी तो नहीं की थी। तो उन्होंने बोला एक बार तैयारी करके तो देखो। तो फिर एक साल ड्रॉप लिया, उस साल तैयारी किया मैंने। और उस साल मतलब बैकलॉग वगैरह बहुत ज्यादा हो गए थे मुझे। मतलब बैकलॉग एंड तक कंप्लीट तो हो गए थे, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है बैकलॉग की वजह से कि एक तो आपका नेक्स्ट मंथ पूरा जाता है बैकलॉग का, और उस बैकलॉग के साथ साथ आपका रिवीजन का भी एक लास्ट वाला मंथ चला जाता है, क्योंकि लास्ट मंथ में आपको रिवीजन ही करना होता है, और वो चला जाता है बैकलॉग की वजह से। तो फिर, और अगर रिवीजन नहीं है, तो 100 चैप्टर्स हैं आप नीट के सिलेबस में, और 100 चैप्टर्स को रिवाइज किए बिना अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जा रहे हो, देन इट्स लाइक इम्पॉसिबल। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको, मतलब प्रिपरेशन टाइम में ऐसा डेज आया जहाँ पे नीट प्रिपरेशन, लाइक डॉक्टर बनने का सपना छोड़ने का मन किया हो, लाइक अब नहीं हो रहा मेरे से, तो अब नहीं कर पाऊंगा मैं, ऐसा कभी दिन देखा है आपने अपने प्रिपरेशन टाइम में? हाँ, देखा है, देखा है। कई बार मतलब ऐसा होता था कि इतना मेहनत तो फिर भी स्कोर नहीं कर रहे हैं, ये बहुत प्यारा, मतलब कुछ भी करो कुछ हो ही नहीं रहा। तो फिर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था मैं। फिर उसके बाद मेरे अंकल है, बहुत अच्छे गाइड है वो मेरे, डॉक्टर शासन नाम है, मतलब काफी यादव नाम है। तो वो मेरे गाइड थे। मतलब जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी दिक्कत, पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, उनसे बात कर लो, वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से एकदम माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो एक बात तो उन्होंने मुझे बोली थी, मुझे अभी भी याद है कि मैंने बोला इस बार भी लग रहा है, ये 2022 में जब मैंने ड्रॉप किया था, ये जो लास्ट वाला ड्रॉप था वो, उस बार मैंने बोला था कि 2-3 महीने बचे थे एग्जाम को, कि इस बार भी मुझे लग रहा है कि शायद एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने बोला कि देखो तुमको करना यही है, तुम अभी करो 5 साल बाद करो, तुम्हारी होगी, लेकिन तुम्हें और किसी फील्ड में जाने नहीं देने वाले अंदर। तो फिर वो चीज मेरे मन में रह गई कि अब करना ही है, तो फिर मेहनत करते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, नहीं तो फिर अगले साल करेंगे। और इसी साल फिर उसी साल ही हो गया, हम्म। अच्छे से प्रिपरेशन की तो उसी साल। तो आपका कोई बैकअप प्लान नहीं था कि नहीं हुआ तो ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसा? नहीं, मतलब सोच रखा था कि टीचिंग टीचिंग मेरी हॉबी है, तो फिर टीचिंग लाइन में जाने का सोच रखा था। अगर एकदम ही चला, मतलब माइंड, मतलब गोल एक नहीं हो सकता, तो अब टीचिंग लाइन में चले जाएंगे। लेकिन ऐसे देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो कोई बैकअप ऐसे नहीं रखता था, सच की कुछ दूसरा करें। हम्म। तो आप 11th 12th में स्कूल गोइंग थे या ऐसा डमी लेके रखा था आपने? अच्छा, तो 11th 12th से ही आपने प्रिपरेशन करना चालू किया था कि 12th के बाद आपने प्रिपरेशन करना चालू किया?
प्रिपरेशन अच्छे से अगर प्रिपरेशन बात करें तो फिर यकीन का बैच लिया मैंने 12th के बाद, उसी से स्टार्ट किया। उससे पहले बेसिक का बेस पढ़ता था, इसमें मेरे पास होता था। एमआर सर का गुस्सा कैसा लगता था आपको? और सर तो डिसेंट, मतलब उनके गुस्से, जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया था तो भी उन्हीं से पढ़ा था, और सेकंड ड्रॉप में भी उन्हीं से पढ़ा। तो फर्स्ट ड्रॉप में तो उनका एक चप्पल का मतलब वो होता है कि हाँ हाँ, वो आप काफी वायरल एक हुआ। चप्पल है ना, फर्स्ट और एक पैर पे खड़े हो जाओ। बहुत ज्यादा खड़ा हुआ। वो हमें भी मिला है। होमवर्क नहीं करके जाते थे या क्वेश्चन रॉन्ग कर, वो हमें भी बहुत मिला है। तो वही है, मतलब काफी गाली भी दे देते बीच बीच में, डैश डैश। और मतलब अभी हम लोग ट्वेल्थ में है ना, तो ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट ना बुरा मान जाते हैं। तो मतलब उन लोग को उतना दिमाग नहीं रहता, तो गाली वाली मतलब सर ऐसे देते, तू जाए तेरा डैश जाए भाड़ में, ऐसे होते हैं। I was like, क्या सर है ये भाई साहब? तो आप मतलब ऐसा कभी आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि सर गुस्से में आके कुछ भी बोल दे रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब मैं, वो सर जब भी बोलते थे ना तो मैं मीन करता था उसको कि हाँ सर गुस्सा कर रहे हैं तो किसी रीजन की वजह से कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो गलती मतलब मेरी, मैं अपनी निकालता था, सर तो सही कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पढ़ाने के बाद भी अगर मैं, सर ने खुद बोला है कि ये कर लेना, 10 बार बोला है, फिर भी मैं अगर नहीं कर रहा तो गलती तो मेरी। फिर सर अगर बोले तो तो आप पूरा ऑनलाइन प्रिपरेशन करते थे, ऑफलाइन कुछ भी नहीं किया आपने? हाँ, पूरा ऑनलाइन। सही है यार। मतलब ऑनलाइन बैचेस से रिजल्ट ला मतलब काफी डिफिकल्ट होता है। डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होता था कभी, लाइक नहीं आज मन नहीं कर रहा, आज रहने देते हैं, ऐसे? हाँ, मतलब फर्स्ट ड्रॉप में हुआ था क्योंकि उससे पहले मैं डिवाइस उतना यूज नहीं करता था, मोबाइल वगैरह। लेकिन फर्स्ट ड्रॉप जब लिया तो बैकलॉग मेरे होने का कारण यही था कि मतलब मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन आ गए थे, कुछ भी यूट्यूब में वीडियोस देखे जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं। फिर उसके बाद एंड एंड में मुझे मैं थोड़ा सीरियस हुआ कि मुझे ये सब नहीं करना है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन की थी उस साल। सेकेंड ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप में मेरे 489 मार्क्स आए थे। हम्म। और थर्ड वाले में जो अभी 2023 में किया था मैंने, इसमें 650 थे। ओके, तो क्या क्या किया आपने डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए? लाइक आप इंस्टाग्राम डिलीट कर दिए या डीएक्टिवेट कर दिए, या यूट्यूब काफी कम यूज किए? क्या क्या मतलब आपने तरीका आजमाया डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए? फिर उसके बाद मैंने मतलब अब खुद को एकदम टोटली डिवोट कर दिया, मतलब मैं लैपटॉप से पढ़ता था तो मोबाइल पूरा बंद नहीं रखते थे, वाईफाई बस चालू करके फिर हॉस्टल चालू करके बस पढ़ते थे। सुबह 8 से 4 को क्लास ही होती थी, फिर उसके बाद थक के फिर रेस्ट किया थोड़ा, फिर ईपीपी रिवीजन वगैरह करने लगे। तो इंस्टाग्राम तो यूज नहीं करता था मैं, इंस्टाग्राम तो अभी स्टार्ट किया जब कॉलेज में आया था। फिर उसके बाद व्हाट्सएप भी मैंने डिलीट कर रखा था, सासा ने बोला था कि व्हाट्सएप डिलीट कर दो, व्हाट्सएप भी नहीं था, ना इंस्टाग्राम था, ना ही यूट्यूब को भी डिसेबल कर दिया था। तो काफी थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। तो आपने बोला आपने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया, आपने सब कुछ डिलीट कर दिया था, तो उस टाइम पे कोई आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा था क्या? लाइक कोई किसी को डेट नहीं कर रहे थे क्या? नहीं, मतलब उस टाइम पे आप अब रिलेशनशिप तक ही रहता है। उस टाइम पे आप मतलब रिलेशनशिप में नहीं थे? आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो आपके दोस्त लोग को देख के ऐसा नहीं लगता कि शी यार मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा फील नहीं हुआ क्योंकि मेरे दोस्तों की भी नहीं चाहिए। काफी काफी सही है, फिर तो मतलब तेरे भी नहीं है मेरे भी नहीं रहेंगे, अच्छा सही है। तो अभी किसी को डेट कर रहे हो, सीनियर विनियर को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। सो फर्स्ट ईयर कैसा गया आपका? लाइक आप सेकेंड ईयर में आने वाले हो, तो फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा गया? फर्स्ट ईयर देखो थोड़ा बहुत मतलब जितना सोचा था हम लोगों ने नीट के टाइम पे कि एमबीबीएस में जाके इतना पढ़ेंगे, उतना तो नहीं गया, लेकिन फिर भी नॉलेज बहुत मिला। फिर
क्योंकि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में हो तो फिर आपको मौके भी बहुत सारे मिलते हैं खुद को रिप्रेजेंट करने के। तो एक जगह रिप्रेजेंट भी किया था मैंने खुद को डिबेट में। फिर उसके बाद और भी मतलब क्लासेस में टीचर्स से बात करते हैं। टीचर्स भी जो होते हैं वो हाईली एक्सपीरियंस होते हैं। मतलब उनसे इंटरेक्शन करना, उनसे बात करना, मतलब इंजॉय किया पूरा साल फ्रेंड्स के साथ और पढ़ाई भी की। इतना इतना एंजॉयमेंट है क्या कि पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दें, पढ़ाई भी की साथ में। ओके। तो जैसे फ्रेशर्स में आते हैं तो वाइट कोट सेरेमनी होती है, जैसे मैंने व्लॉग देखा है काफ़ी लोगों के। तो अगर आपका वाइट कोट सेरेमनी हुआ तो आपको कैसा फील हो रहा था? मतलब आपने 2 साल उस चीज़ के लिए मेहनत किया, वो आपके कंधे पे अब पहनने वाले हो आप। तो कैसा फील हो रहा था वाइट कोट सेरेमनी में? वाइट कोट सेरेमनी मीन्स मतलब उस समय बस यही याद आ रहा था कि कितने मेहनत की हम लोगों ने इस जगह पे आने के लिए। हमारा प्लेस के लिए हाथ सीधा था और हाथ हम लोग टेढ़ा ही नहीं कर रहे थे। हाथ सीधा ही रहना चाहिए कितना भी दर्द कर रहा है। हिपोक्रेट्स के ओथ लेते हैं। फिर उसके बाद हम मतलब हमारे कॉलेज में मतलब शुभ जी के, शारद जी के, इन सब के भी ओथ लिए जाते हैं। तो मतलब इंडियन जो बहुत बड़े मेडिसिन में एक ऋषि रहे वो, और साथ में हिपोक्रेट्स के भी ओथ लिए जाते हैं। तो उनके ओथ लिए एकदम ढाई थोड़ा प्लीज किया। तो वाइट कोट सेरेमनी में आपके मम्मी पापा आए थे? मतलब वाइट हाउस सेरेमनी हमारी लेक्चर हॉल में ही, मतलब वो जो वहाँ पे वो मतलब पीपीटी चालू करके फिर उसके नोट दिखाए गए थे, तो हमें उसको करके बस बोलना था टीचर के साथ। तो टीचर्स के जब रिजल्ट आया था तो कैसा फील हो रहा था? कि मतलब क्या फील हो रहा था? रिजल्ट के 1-2 घंटे पहले डर लग रहा था, एक्साइटेड थे, या क्या फील हो रहा था? और रिजल्ट के बाद वाली फीलिंग क्या थी? साथ स्कोर तो मतलब पता चल गया था आंसर कीज वगैरह से। पीडब्ल्यू के आंसर की देखे थे तो उससे मेरे 625 बन रहे थे। और फिर बाद में कुछ करेक्शन हुए तो उसके बाद 640 कुछ स्कोर बन रहे थे। फिर मैंने उनके मतलब मोशन के देखे आंसर की तो उससे चेक किया तो फिर 651 बन रहे थे। तो मैं एलन आकाश सर से चेक किया तो मैक्सिमम 651 जा रहा था, मिनिमम 625 जा रहा था। तो वो स्कोर तो पता ही था कि इन दोनों के बीच में ही आएगा। फिर फाइनल आंसर की आई एनटीए से। फिर उस फाइनल आंसर की से चेक किया तो 651 स्कोर ही बने। फिर स्कोर तो पता था लेकिन थोड़ा शॉक हुए जब रिजल्ट देखा तो, क्योंकि रैंक बहुत ज्यादा आ रही थी। डे बाय डे रैंक बढ़ रही है। और हाँ, तो मतलब ऐसा लग गया था। तो आपका ड्रीम कॉलेज क्या था कि इस कॉलेज में जाना है? ड्रीम कॉलेज स्कोर से पहले तो मतलब यही सोचा था कि कोशिश करेंगे किसी बढ़िया एम्स में जाए। एम्स दिल्ली फिक्स नहीं था कि एम्स दिल्ली ही रखेंगे। बस सोचा था कि किसी बढ़िया एम्स में जाएंगे। लेकिन फिर उस दिन भी डिपेंड करता है आपका लक कैसा। थोड़े सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो गए। ओके। सो एग्जाम आप जब कर रहे थे तो उस टाइम पे काफी स्टूडेंट से मैंने सुना है कि मैं एक क्वेश्चन पे स्टक हो गया और उसके बाद मेरा मेंटल हेल्थ खराब हो गया, मतलब मैं कर नहीं पाया आगे के क्वेश्चन। तो आप स्टक हुए थे एक क्वेश्चन में, और अगर आप स्टक हुए थे तो कैसे उस चीज को डील किया आपने उस टाइम पे? क्योंकि 1 मिनट में आई थिंक 40 सेकंड में एक क्वेश्चन करना पड़ता है, तो आप स्टक होने के बाद मतलब ऐसा होता है ना कि ये तो क्वेश्चन मैंने आज या परसों ही किया था, ये बन क्यों नहीं रहा? तो क्या किया था आपने? आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? मतलब एक क्वेश्चन था, मतलब सब सब तो नहीं हुआ मैं, क्योंकि दिक्कत मुझे पहले से ही पता थी कि मैंने पिछली बार दिक्कत ये की थी कि एक क्वेश्चन जो मुझे नहीं आ रहा था उसी पे मैं रुक गया था। उसके वजह से मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे मतलब छोड़ दिए जो मुझे आसानी से आ सकते थे, मतलब देख के क्वेश्चन के आंसर आ सकते थे। तो फिर इस बार मैंने सोचा था कि कहीं कहीं स्टक नहीं होंगे, पूरा पेपर एक बार पढ़ लेंगे, मतलब सॉल्व करते जाएंगे। जो एक बार में सॉल्व होता है उसको पूरा एक बार सॉल्व कर लेंगे। और मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गए थे, 170 जितने क्वेश्चन एक बार में देखने में हो गए थे। 10 क्वेश्चन थे उसमें से
बाकी भी मैंने कोशिश की, तो फिर थोड़ा बहुत तो हो गया। केमिस्ट्री के थे और बायोलॉजी के कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन रह गया, वो मतलब फिजिक्स का ही क्वेश्चन था। उसमें कुछ टाइम्स यूज करना था, तो फिर मैं बहुत मतलब 4-5 बार प्रैक्टिस किया। मैंने वही के पेपर में 4-5 बार उस क्वेश्चन को किया, और उसी क्वेश्चन को बार बार मैंने किया हुआ था पहले भी। और वो सेम क्वेश्चन में वही सेम गलती की जो यहाँ पे की, तो वो रिग्रेट होता है थोड़ा। हाँ, ये भी तो होता है। और मतलब ऐसा कुछ, मतलब आप स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी, लाइक ड्रॉप ईयर में नीट के लिए, लाइक आप मतलब आपकी रूटीन और स्ट्रैटेजी कौन सा क्या फॉलो करते थे, कैसी आपकी स्ट्रैटेजी थी ओवरऑल? रूटीन देखो, मतलब पूरे दिन काम तो बस करना ही था। तो फिर उसके बाद सुबह उठते थे 8 बजे, सीधे क्लास चालू हो जाती थी। हमारे सर कभी कभी 8 बजे क्लास ले लेते थे, फिर 7:30 बजे शुरू कर देते। तो 8 बजे से क्लास चालू हो गई और 4 बजे तक क्लास ली जाती है। 3 क्लासेस होती है दिन में। तो 4 बजे तक पूरा क्लास ही चला जाता था। फिर उसके बाद 1 घंटे रेस्ट करते थे। फिर उसके बाद रिवीजन करने के लिए टॉपिक्स ले लिए, पहले डीपीपी सॉल्व कर ली। फिर उसके बाद फिजिक्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो जो भी रिवाइज करना है। नेक्स्ट टेस्ट की मेनली प्रिपरेशन करता था मैं। फिर जो नेक्स्ट टेस्ट आने वाले हैं हमारे, हर एक वीक टेस्ट होते हम्म। हैं एवरी संडे। तो, तो उस संडे के टेस्ट की प्रिपरेशन करता था मेनली रिवीजन में, हम्म। और वही रिवाइज करते करते। तो टेस्ट में ओवरऑल कितने मार्क्स आते थे आपके, मतलब हर एक टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आते थे? स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था उसमें तो फुल मार्क्स थे, क्योंकि बेसिक मैथ्स वगैरह होता है, ये तो बहुत इजी होता है। उसमें फुल मार्क्स थे। लेकिन फिर आगे के टेस्ट हुए थे तो वो 600 प्लस तो रहते थे हम्म। प्रैक्टिस टेस्ट में। 600 प्लस रहते थे। लेकिन एक दो बार जब लास्ट क्लास में आए थे ना, मतलब AITS चालू हो जाता है, फिर हम्म। लास्ट क्लास में थोड़े पेपर थोड़े टफ बनाते हैं। तो उसमें 560 से लेकर के 610 तक मतलब मिल रहे थे हम्म। मार्क्स। तो कभी ऐसा दिन देखा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मतलब पढ़ाई कर रहे हो, रोज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिर भी आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हो तो 400 500 पे अटक जा रहे हो, लाइक बहुत मेहनत कर रहे हो एक एक मार्क्स बढ़ाने के लिए, पर बढ़ नहीं रहा? तो ऐसा दिन देखा है, और इस दिन को कैसे डील किया, और इस दिन से आगे कैसे बढ़ा? मतलब बहुत ज्यादा जब लास्ट क्लास में ऐसा होने लगा ना कि मार्क्स 500 के लाइन में आ रहे हैं, तो फिर थोड़ा स्ट्रेस आया कि अभी तो 500 नहीं आना चाहिए, अभी तो अच्छे स्कोर चल रहे थे पहले। हम्म। तो फिर वो स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेनली मतलब मैं अपने अंकल से पापा से बात करता था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर वो बोलते थे बस प्रिपेयर करो, जो तुमने प्रिपेयर किया वो तुमको मिलेगा, बस प्रिपेयर करो अच्छे से। और मेनली मेरा ये स्ट्रेटेजी जरूर रहती थी कि टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस, अगर 3 घंटे का टेस्ट है तो फिर जितने क्वेश्चन रॉन्ग गए हैं, जितने क्वेश्चन सही गए हैं, और जितने मैंने तुक्के मारे हैं, उन सबको वापस में मतलब पूरा रिपीट करके देखता था कि इसमें क्या गलती थी मेरी। और कोई कोई क्वेश्चन होता है ना, जैसे टेस्ट रिलेटेड, तभी हमें पता लगता है, तभी कुछ क्लिक होता है और वो क्वेश्चन सही भी हो जाता है। हम्म। तो फिर उन क्वेश्चन को नोट करके रखता तो मतलब आप ऐसे मैनेज करते थे, तो कभी आपके दोस्त ऐसे नहीं आते कि आपके ड्रॉप टाइम में, चल ना यार क्या पढ़ाई कर रहा है, चल खेलते, चल पार्टीज में जाते हैं, फलाना ढिमकाना, ऐसे डिस्ट्रैक्शन वाले दोस्त ऐसे कभी फेस किया आपने, और उनको कैसे डील किया आपने? नहीं, इतना डिस्ट्रैक्शन वगैरह तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वो भी, उसने भी मेरे साथ ही ड्रॉप लिया था। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है आकिब। आकिब उसने भी ड्रॉप लिया था फर्स्ट वाले में। और फर्स्ट वाले में ही हमारी उतनी ज्यादा बातें नहीं होती थी। और सेकेंड जब ड्रॉप लिया तो फिर मतलब उसे भी पता था कि ये प्रिपरेशन कर रहा है। हम कभी कभी ऐसे कॉल करके बात कर लेते थे। और मतलब उसने भी सपोर्ट किया कि मतलब तू प्रिपरेशन कर रहा है तो फिर कोई डिस्टरबेंस नहीं। और मैं भी उतनी ज्यादा बात तो नहीं करता ओवरऑल उससे। आपका फ्रेंड जोन काफी कम था, लाइक एक दो ही था आई थिंक, इसलिए आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं फेस हुआ।
तो ये तो आपके लिए गोल्डन चांस हो गया, क्योंकि जो लोगों के पास 10-15 फ्रेंड सर्कल्स होते हैं वो पक्का डिस्ट्रैक्ट होते हैं। एंड पक्का कुछ ना कुछ उन लोग का होता ही रहता है कि कभी फ्रेंडशिप ब्रेकअप हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो आप तो मतलब आई थिंक समझदार निकले थे कि नहीं, अभी दोस्ती तो रखना थोड़ा ये है। नहीं, आपके पास देखो, जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो कि आपके पास चांसेस होते हैं कि आप इस समय अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दोगे या फिर अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी दोगे। लेकिन अगर आप फ्रेंड्स को दोगे तो ठीक है, आपके फ्रेंड्स रहेंगे आपके साथ हमेशा। लेकिन आप कुछ स्टेज बाद उनके लिए बोझ ही तो बनोगे ना। इससे अच्छा एक काम करो, अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करो, पढ़ाई को प्रायोरिटी दो। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए आपकी पढ़ाई प्रायोरिटी है, तो बाकी बाकी लोग भी मानेंगे कि आपके लिए आपकी पढ़ाई प्रायोरिटी। फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट दैट योर प्रायोरिटी इज स्टडीज। हम्म। तो बाकी सब अपने आप ही समझ जाते तो हैं, और अगर फ्रेंड है तो मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी एज अ सीनियर को भी किसी ने आपको रैगिंग की है? मतलब कोई सीनियर आके रैगिंग कर रहा है, किसी ने भी किया है ऐसे तो? तो हमारे कॉलेज में रैगिंग का उतना नहीं है। सीनियर्स बहुत सपोर्टिव है, अच्छे भी। अ, बस ऐसे मतलब बात करते हैं, अच्छे से समझाते हैं, और ऐसे ड्यू ऑफ रिस्पेक्ट हम उन्हें मतलब नोट करते हैं, फिर मिलते हैं, तो फिर उनसे हैंडशेक करते हैं। तो रैगिंग वैगिंग भी होती है। ऐसा सच में है क्या कि मेडिकल कॉलेज में सीनियर्स को सर सर ना बात के करो तो बात ना करो तो काफी कुछ बड़ा हो जाता है, लाइक? हाँ, मतलब रिस्पेक्ट तो देनी पड़ती है, क्योंकि देखो वो एक टाइप की मतलब ट्रेनिंग भी है कि आप अपने जो आपका जो सेल्फ मतलब एटीट्यूड जो है आपके अंदर, आप उसे थोड़ा कम करो। क्योंकि सब अभी तक आप घर पे थे तो फिर कोई आपको सुने, कोई आप किसी को आपने अपना एटीट्यूड दिखा दिया तो वो ठीक है, छोड़ देगा आपको। लेकिन आप जैसे ही कुछ स्टेज पे जाओगे, डॉक्टर बनने वाले, और वहां पे अगर किसी को एटीट्यूड दिखाओगे तो आपका सीनियर आपको छोड़ेगा नहीं। तो उसी की ट्रेनिंग, आप नॉर्मली सीनियर्स की इज्जत करो, क्योंकि वो आपसे सीनियर है, तजुर्बे में भी, एज में भी। तो मैंने काफी मतलब एक सीरीज देखी है ऑपरेशन एमबीबीएस, तो उसमें सेकेंड ईयर को एज अ हनीमून पीरियड बताया गया है। तो ये हनीमून पीरियड होता क्या है? मतलब आज तक नहीं समझ में आया, एज अ नीट एस्पिरेंट मुझे तो नहीं समझ में आया कि हनीमून पीरियड होता क्या है। मुझे भी अभी नहीं पता है, क्योंकि मैं अभी सेकेंड ईयर में नहीं गया। तो आप मेरे को अगर पक्का मैं डीएम करके बता देना थर्ड ईयर में कि हनीमून पीरियड होता क्या है। ओके। जरूर सेकंड, अगर मुझे पता चलेगा तो जरूर बताना। ओके, तो एग्जाम्स कितने टाइम में होते हैं? लाइक मैंने सुना है कि एमबीबीएस में हर महीने एग्जाम होते हैं, तो ऐसा कैसे होता है? मतलब कैसे मैनेज कर लेते हो हर महीने एग्जाम? हर महीने एग्जाम होता है, वही एक स्टिमुलस है बेसिकली कि हम पढ़ रहे हैं। हर महीने एग्जाम। एग्जाम की तो वजह से ही पढ़ रहे मतलब हैं, नहीं तो एग्जाम की वजह से ही पढ़ रहे हैं, नहीं तो पढ़ते भी नहीं। नहीं, तब हम लोग पता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है ना, समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें कहाँ नहीं। तो जब आपके पास एक डायरेक्शन होता है कि हाँ ये पढ़ना है अभी, तो कम से कम इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लो। नहीं तो फिर ऐसे फिर घूमते ही रह जाते हैं। तो आपको कैसा फील हुआ था जब आप फर्स्ट टाइम डाइसेक्शन हॉल में गए थे? डायसेक्शन हॉल मतलब घर होता है फर्स्ट ईयर वालों का। और मेरा रोल नंबर 250 स्टूडेंट्स में से मेरा रोल नंबर 249 है। तो हमारी जो बैच है वो डायसेक्शन हॉल में ही मतलब उसके सारे डेमो, स्टोन्स के, फिर जितने भी पार्ट्स के डेमो, ऑर्गन्स के डेमो, सब डायसेक्शन हॉल में ही होता है। तो सबसे ज्यादा लास्ट के 25 बच्चे ही डायसेक्शन हॉल में ही रखते हैं। और उसके बाद सेक्शन हॉल में मतलब पहले दिन गए थे तो फिर लगा था कि कोई ना कोई देखेगा गिरते हुए। चक्कर खा करके, लेकिन कोई गिरा नहीं। लाइक बदबू नहीं और आई? फिर कैडेवर से? क्या क्या बोल रहे आप? स्मेल नहीं आई कैडेवर से? हाँ, स्मेल आती है, उसमें फॉर्मेलिन से एम्बाल्मिंग की जाती है उसकी।
तो जो उससे 6 महीने तक फॉर्मली में ही रखा जाता है, फिर उसके बाद उसे निकाला जाता है स्टडीज के लिए, मतलब डायसेक्शन के लिए। हम्म। तो उसमें क्या होता है, अगर आप उस सेक्शन को काटोगे ना, तो उसमें ब्लड नहीं निकलता है, फॉर्मेलिन निकलता है। और फॉर्मेलिन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो वो वॉलेटाइल होने की वजह से वो तुरंत इरिटेट, मतलब इरिटेट करता है आंखों को, उसको जो गैस होती है, और आंसू आंसू से पूरे बन। हम्म। तो लोग सोचते हैं कि एमबीबीएस में फिजिक्स नहीं है, तो क्या सच है, एमबीबीएस में फिजिक्स है या नहीं है? जो एमबीबीएस में फिजिक्स प्रॉपरली नहीं है, आपको सम सॉल्व नहीं करने होते, ये सब नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है बेसिकली। लेकिन अगर आपको फिजिक्स अच्छे से आता है तो आप फिजियोलॉजी अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि फिजियोलॉजी में ग्राफ्स होते हैं, तो वो ग्राफ्स आप सीखते हो। फिर मतलब बेसिक जितनी भी चीजें हैं कि आपको प्रेशर, ब्लड प्रेशर वगैरह कैसे चेंज होते हैं रेट की वजह से, ये सारी चीजें जितनी भी है फिजिक्स से ही बेसिकली हम सीखते हैं। तो क्या रहता है आपका एग्जाम एक्सपीरियंस, लाइक आपकी एग्जाम एक्सपीरियंस कैसी है, लाइक अभी तक की, कि एग्जाम आया, पढ़ना है, कैसे करना है, क्या करना है, या सीनियर के पास जाते हो, सीनियर पढ़ाते हैं, या क्या करते हो? सीनियर्स मतलब बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो कम से कम ये तो पढ़ के ही जाओ, अगर तुम बहुत ज्यादा काम नहीं कर चुके हो तो। और अगर नहीं किए काम शुरू तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ ही सकते हो, कोई दिक्कत हम्म। नहीं। तो और हम्म, एग्जाम टाइम पे हाँ हाँ, बताइए ना। एग्जाम टाइम पे मतलब एकदम पूरा हॉस्टल में होता है, सब पूरा फुल रहता है पढ़ने वाले लोगों के। इस दिन अचानक से आत्मा आती है सब में पढ़ने वाली, ऐसा अब पढ़ रहे अब तो पढ़ना है भाई, पूरा साल एंजॉय कर लिया अब तो। हैं। 2 बजे भी उठोगे तो लगेगा नहीं कि 2 बजे है, लगेगा अभी 10 ही बजा होगा सब जगह। तो कैसे पुल आउट करते हो, कॉफी पीते हो या स्प्रिंग पीते हो, क्या कैसे करते हो? स्पेन वगैरह कॉफी तो नहीं, मतलब नॉर्मली हमें ऐसे ही आदत रह जाती है, सीनियर से सिखाते हैं। तो प्रॉक्सी मारी अभी तक? तुम्हारी तो नहीं बताने के लिए। कहाँ गए थे प्रॉक्सी प्रॉक्सी मार के, कि एकदम हॉस्टल में ही बैठे थे? प्रॉक्सी मतलब अटेंडेंस मेरी अच्छी खासी है, तो भी प्रॉक्सी जब लगाते थे तो हॉस्टल में रहते थे या फिर हम सब फ्रेंड कह के घूमने जाते थे। ओके। तो एक दो बार ही ऐसा किया। तो मैंने देखा है कि वाइवा में सब मतलब प्रोफेसर्स मतलब अच्छी बेइज्जती बहुत करते हैं। तो आपकी वाइवा की एक्सपीरियंस क्या है, लाइक आप वाइवा जब देने जाते हो तो डर लगता है या एक्साइटमेंट होता है या कॉन्फिडेंस फील होता है? मतलब वाइवा का जो पूरा है ना, वो एक विशियस सैंपल, मतलब जो आप करोगे स्टार्टिंग में वो अब आपके साथ होता रहेगा। हम्म। तो जैसे ही मान लो मतलब वाइवा का फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको आया, तो अगर आ गया तो आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का स्पाइक होगा, और आप आगे के क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से बोल पाओगे। लेकिन अगर पहला ही क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर उसके बाद थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर टीचर्स भी बोलते हैं कि फिर वो इजी सवाल भी पूछते हैं ना, तो भी मतलब लगता है कि जैसे नहीं आएगा नहीं आएगा। और उसके वजह से टीचर्स बोल देते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं हुआ। तो ऐसा कभी हुआ है आपके मेरा साथ कि एक्सपीरियंस ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपने जो टॉपिक पढ़ के आया और टीचर सामने से पूछा क्या पढ़ के आए हो, ऐसा मैंने ये पढ़ा है, तो वही क्वेश्चन से मतलब वही टॉपिक से पूछ लिया? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। ओके। टीचर्स जो पूछते थे वो आ जाता था। ओके। तो क्या टिप्स देना चाहोगे ड्रॉपर को, एज अ मतलब आप ड्रॉपर एक हो और 11th 12th में भी मतलब हो चुके हो, तो एज अ 11th 12th ग्रेडर आप ऐसी क्या गलतियां किए थे जो अपने जूनियर्स को देना चाहोगे जो वो गलती ना करें? ये तो मतलब पहले तो सिंसियर हो पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि आपने अगर कोई ड्रीम देखा है और आप उस ड्रीम के लिए वर्क नहीं कर रहे, तो फिर कहीं ना कहीं तो अफेक्ट हो ही रहा है। हम्म। तो वो अफेक्ट
का उस क्वेश्चन का रिजल्ट शायद आपके मतलब ड्रॉप में आए कि आपको ड्रॉप लेना पड़ जाए, तो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर है। इस समय थोड़ा सा टाइम है, आपका मतलब कैरियर डिसाइड होने वाला है, तो फिर आपको मतलब थोड़ा सिंसियर रहना चाहिए पढ़ाई को लेकर। इतना ज्यादा सीरियस नहीं होना है, सिंसियर हो बस। हम्म। तो आप कौन से बुक यूज करते थे जब आप जॉब लेते थे? लाइक एनसीईआरटी को पूरा फॉलो अच्छे से करते थे या फिर बाहर से कुछ मंगाते थे बुक? कौन सा बुक रेफरेंस करते थे, रेफरेंस बुक? एनसीईआरटी मैंने पूरी की थी, हम्म। और एनसीईआरटी ही बेस था। और सबसे बढ़िया से मतलब अगर कोई ड्रॉपर है ना, तो उसको बैच में जो करा रहे हैं वो ब्लाइंडली फॉलो कर, सिर्फ बैच में जो करा रहे हैं उससे ब्लाइंडली फॉलो कर। मैंने एक्स्ट्रा कोई ज्यादा कोई भी बुक्स नहीं लिए थे, खाली जो टीचर्स कराते थे उन्हीं क्वेश्चंस को और पीवाईक्यूज टेस्ट बस। तो कितने इयर्स के पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किए थे? लाइक 36 ईयर, 30, मतलब 35 ईयर या फिर 10 इयर्स? फिजिक्स में 36 ईयर्स के किए थे, और केमिस्ट्री में भी 36 ईयर्स थे। और मतलब बायोलॉजी में टीचर्स बोलते हैं कि पहले एनसीईआरटी अलग थी, तो फिर 2000। हम्म। तो अभी तो काफी पैटर्न चेंज हो गया है, ताकि अभी तो सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो 36 37 ईयर करके कोई मिलने वाला है नहीं है कुछ। तो आपके टाइम पे तो सिलेबस आई थिंक नहीं चेंज था। अब तो पूरा बहुत कम हो चुका है। लाइक आप देखोगे तो हाँ, ये इतना कम हो गया है ऐसे चलोगे। क्योंकि मैं भी जब टॉपर्स नोट देखकर शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, रेफरेंस लेके शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, तो काफी कुछ उसमें डिटेल्स में लिखा रहता है, और एनसीईआरटी में वो रहता ही नहीं है। तो या तो मतलब आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि इस साल जो एग्जाम हुआ, कि थैंक गॉड इस साल मैंने एग्जाम नहीं लिया, थैंक गॉड मेरा 2023 में ही निकल गया? फील तो हुआ था, क्योंकि मैं जिस दिन रिजल्ट निकला ना उस दिन मैं भी बहुत ज्यादा शौक गया था, क्योंकि 700 पे रैंक मैंने पहली बार देखी थी, 1700 रैंक 700 मार्क्स पे। हम्म। और 651 पे मैंने देखा तो 651 पे 28,000 रैंक, कॉलेज जो में कि था मेरा तो। स्कोर था। और मेरे पिछले और मेरे स्कोर पे पिछली बार तो इस पे 651 पे 6776 रैंक था ऑल इंडिया। हम्म। तो अभी ये जो स्कैम हुआ है उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? देखो अभी जो भी हुआ उसके चीजें तो निकल ही गई हैं, अब कुछ कर तो नहीं सकते, तो बेसिकली प्रिपरेशन शुरू करो और सिस्टम पे बिलीफ रखो। बिलीफ रखोगे तो फिर चीजें जरूर बदलेगी, चीजें बदलेगी। और नेक्स्ट ईयर मैं मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं होगा। आप नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट से प्रिपेयर करो। तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? लाइक जो लोग ऑलरेडी 2 से 3 ड्रॉप ले चुके हैं and उनका नहीं निकला है अभी तक, तो एक और ड्रॉप देना चाहिए 2025 के लिए, या बस करे यही बहुत है इतना? क्योंकि 3 साल आपने मतलब ड्रॉप लिया, ना कुछ किया, 3 साल में बीएससी डिग्री हो जाती है। मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आगे आप पढ़ सकते हो। तो आपने 3 साल तो वेस्ट कर दिया, तो घर से भी ताने पड़ते हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? तो मतलब जितने भी ड्रॉपर्स हैं उनको मुझे यही कहना है कि आप सबसे पहले अपनी गट फीलिंग, कि आप खुद क्या सोचते हो अपने बारे में। क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं कि मतलब अब्दुल कलाम जी का है कि आपके थॉट्स आपके एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम्म। तो अगर आपके थॉट्स ही अगर प्रॉपर नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, देन बहुत मुश्किल है कि आप कर पाओगे। तो सबसे पहले अपना मोटिव स्ट्रॉन्ग रखो। अगर आपका मोटिव इतना स्ट्रॉन्ग है तो नेचर आपको इतनी एनर्जी जरूर देती है कि आप उसे कर लें। और मुश्किल हो रही है कुछ ना कुछ दिक्कत की वजह से अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप गलतियां देखो कि आप गलतियां कर पा रहे हो। आपने अगर अपनी गलतियों को जान लिया एनालाइज कर करके, तो फिर आप अपने आप ही मतलब नेक्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म करो। हम्म। और अगर आपको कोई प्रोत्साहित कर रहा है कि आप नीट का एग्जाम लो, नीट का एग्जाम लो, आपको नहीं कर रहा है,
देन छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है नीट करना, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखना है बस हार्ड वर्क। क्योंकि एमबीबीएस में आपके सिर्फ हार्ड वर्क, पूरे 5 साल, 5 साल में 19 सब्जेक्ट्स, 19 सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद एक नीट पीजीडी खड़ा खड़ा ही है, इसके बाद आपको नीट पीजीडी की तैयारी करनी है, उसमें 19 सब्जेक्ट्स। तो अगर आप हार्डवर्क के लिए मोटिव अच्छा नहीं रखते, मतलब आपका मोटिव इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप हार्डवर्क कर सको, देन मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए। तो अगर आपका पर्सपेक्टिव, कोई सामने से किसी को डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए कि आप छोड़ दो या फिर करो। आपको अगर लगता है आप कर सकते हो, देन गो फॉर। तो कभी आपके रिलेटिव्स फोन करके ऐसे बोले कि डॉक्टर साहब ये हो गया है, मतलब दवाई बता दो, या कभी आपके मम्मी पापा ने फोन करके बोला है कि ये हो गया, ये कर दो? रिलेटिव्स पूछते हैं तो मतलब बेसिकली थोड़ा बहुत जो पढ़ा होता है उसके हिसाब से रिपोर्ट फाइल्स पढ़ के उनको समझा देते हैं। और दवाइयाँ को तो फार्मेकोलॉजी सेकेंड ईयर में आती है, तो दवाइयाँ तो अभी पढ़ी नहीं है, तो गूगल पे सर्च करके फिर बता देते हैं कि हाँ ये दवाई है। कि इज्जत नहीं जानी चाहिए। मतलब बेसिकली यही है ना कि गूगल पे लिखा तो सब रहता है, लेकिन फिर आपको खोजना भी तो है इसमें। हाँ, तो अगर आपको थोड़ा सा भी उसके रिगार्डिंग नॉलेज है तो आप सही चीज खोज के सही चीज बताओगे, फिर वो सामने से बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर ने ऐसे ही कुछ बोला। तो आपके फ्यूचर प्लान क्या है, लाइक आफ्टर एमबीबीएस? आप सोचे हो या पीजी देने का, और पीजी देने का सोचे हो तो एमडी या एमएस करना चाहते हो? व्हाट अबाउट योर फ्यूचर प्लान? पीजी करने का तो सोचा ही है, मतलब एमबीबीएस के बाद पीजी ही करूंगा, फिर दूसरे फील्ड में नहीं जाऊंगा। और मतलब पीजी करके फिर अभी तो मुझे एनाटॉमी बहुत पसंद है, तो फिर yes, अभी तक तो आपने एमएस सोच लिया है, पर अभी आगे और भी आई थिंक सब्जेक्ट आते हैं, ईएनटी आता है, गायनेकोलॉजिस्ट आता है, बाकी सब आते हैं, तो आप एक्सप्लोर करोगे। हाँ, तो आप एक्सप्लोर करोगे तो शायद आपका एमडी और एमएस मतलब, हाँ एमडी एमएस जनरल है, इसमें सब्जेक्ट्स फर्दर आते हैं, मतलब एनाटॉमी में एमडी आता है, फिर और भी जितने भी चीज है वो सब आ गया, ऑर्थोपेडिक्स में सिर्फ एमएस आता है। तो ऐसे ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के ब्रांचेस एमडी और एमएस में फॉर्मेट होंगे। तो आप सब लोग बोलते हैं कि एमबीबीएस डिग्री काफी टफ है, काफी टॉक्सिक है, तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस क्या है एज अ एमबीबीएस डिग्री? कैसा है वो? उसके गुड थिंग्स और बैड थिंग्स आपको थोड़े पता लग ही गए होंगे कि क्या गुड थिंग्स है, क्या बैड थिंग्स है। तो आपके इस करियर में अभी तक कितने आपने गुड थिंग्स देखे एमबीबीएस के लिए, और क्या बैड थिंग्स है? गुड थिंग्स पहले गुड थिंग्स ही बता कि जैसे कि आप तो जब यहाँ पे पहुंचते हो ना, तो आपको इतने सारे आप ही के जैसे लोग मिलते हैं जिन्होंने तैयारी की होती है। तो एक फायदा होता है आपके पास, आपको कि आप यू आर मीटिंग द ब्रिलियंट। तो ये तो फायदा है, सबकी कुछ ना कुछ हॉबी होती है, बहुत अच्छे अच्छे कुछ सिंगर होते हैं, कुछ गिटार अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा। तो मतलब आप बहुत ब्रिलियंट माइंड्स के बीच में हो, ये बहुत अच्छी चीज है। आप इस पूछो तो वो तुरंत क्लिक कर लेते हैं कि हाँ आपने ये बात बोली है, इसका मतलब ये हो सकता है। और एक बैड थिंग और एक और अच्छी चीज है कि आप टीचर से डायरेक्टली एकदम फ्रेंड की तरह पूछ सकते हैं कुछ भी। और बैड थिंग ये है कि आप टीचर से पूछते ही नहीं हो। डर लगता होगा शायद कि टीचर से पूछते हैं। नहीं, टीचर इतना फ्रेंडली है ना, मतलब हम तो बहुत सारे टीचर से बात करते हैं, तो वो टीचर से एकदम फ्रेंडली है, ऐसा लगता है फ्रेंड्स है बस। एक विवेक सर है वो, मतलब तुम यूट्यूब पे रिसर्च मारोगे तो उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। यूट्यूब पे एनाटॉमी के बोन बोन डाइसेक्शन कर डॉक्टर विवेक कार्य से, तो वो तो बहुत अच्छे फ्रेंड। जब आया था तो फिर कुछ समय बोलने के बाद ही बोल, मतलब अचानक से ऐसे सवाल पूछ रहे थे, फिर थोड़ी देर शांत हुए, फिर बोलते कि तुम्हारी आवाज पंकज त्रिपाठी जैसी लगती है।
मैंने कहा सर वो भी गोपालगंज से ही है, मैं भी गोपालगंज से ही हूँ यार से। तो मतलब सही है यार, टीचर्स इतने फनी रहते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सर आप तो दोस्त हो मेरे, थोड़े आसान आसान क्वेश्चन पूछ लो भाई भाई में? नहीं ऐसा नहीं करते सर, मतलब पढ़ाई को लेकर के वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर, मतलब वो ऐसे लोगों को जनरेट करते हैं कि जो कि आगे जाके लाइफ सेव करेंगे। तो इन इन सब चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बाकी फ्रेंडशिप, दोस्त चीजें, स्पिरिचुअल चीजें, फिलोसॉफिकल चीजें, ये सब कुछ चलती रहती ओके, तो आप अभी सेल्फ स्टडी ही करते हो? लाइक एमबीबीएस की टेक्स्ट बुक्स पढ़ने में तकलीफ आती होगी आई थिंक आपको। तो आप अभी अभी पूरी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या कोई कोर्स ज्वाइन किए हो स्टडी करने के लिए पीछे से, या फिर प्रोफेसर्स या फिर सीनियर से पढ़ लेते हो? लाइक कैसे पढ़ रहे हो अभी आप रिसेंटली? है। एमबीबीएस के लिए प्रॉपर अगर फर्स्ट ईयर के लिए देखा जाए तो फिर इसमें कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको बुक्स ही पढ़ना होता है। और थोड़ा बहुत आप रेफरेंस ले सकते हैं यूट्यूब से। बहुत सारे चैनल्स है, मीडिया नाइट है, फिर उसके बाद एनेटमी में डॉक्टर एसपीडी सर, डॉक्टर वीरेन पारिया सर को भी, उनके मतलब बोन्स के वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं। तो वाइवा से पहले अगर उनके बोन्स के वीडियो देख लिए, याद कर लिए, तो वाइवा में तो अच्छे मार्क्स लिए हुए। तो बाकी सब मतलब ऐसे ही होता है, रेफरेंस यूट्यूब वगैरह से ले लेते हैं। डॉक्टर अश्विनी सर भी है, उनसे भी पढ़ लेते हैं। और फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक नहीं रहता है, तो टेक्स्ट बुक आप पढ़े तभी जाके आपको सब क्लियर होगा कि आपको एग्जाम में लिखना क्या है। ओके, सो थैंक यू सो मच भैया, आप आए हमारे पॉडकास्ट में ज्वाइन किए, और जाते जाते कुछ ऐसा बोल के जाइए जो थोड़ा मोटिवेट कर दे लोगों को, ताकि आई एम फॉर श्योर कि टॉपर्स के नाम पे लाइक लोग देखते ही है, और उनको जानना रहता है कि टॉपर्स की लाइफ कैसे रहती है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो आप मतलब प्रिपरेशन टाइम पर ऐसा क्या थॉट्स रखते थे, या फिर क्या थॉट को फॉलो करते थे, किसका माइंडसेट फॉलो करते थे जो आपको हर रोज काम करने पे मजबूर करता है कि नहीं करना है रोज रोज पढ़ना है? अगर माइंडसेट की बात करें तो मेरे बहुत मतलब फेवरेट आइडियल्स हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उनकी जो 1 घंटे 10 मिनट की गुलजार साहब ने रील्स फायर का मतलब आवाज दिया, शायद तुमने सुना। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत अच्छी है, मैंने लगभग 60 टाइम्स सुना, 60, लगभग 60 से ज्यादा ही हो गए होंगे अभी तक। वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। उसका स्टोरी तो तुम सुनोगे ना, मतलब ऐसा लगता है अब्दुल कलाम जी खुद ही बोल रहे हैं उन सब चीजों को। और उन्हीं को मिमिक किया है गुलजार साहब ने। तो वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन भी है। मतलब उनकी बात सुनता था और थोड़ा बहुत रिलेट करता था उससे, फिर उनसे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज जो मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि देखो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन पूरा पैकेज है। आप एक पैकेज पूरा भर दो आपके प्रिपरेशन का, उसका आउटकम आपका मतलब सिलेक्शन निकल आएगा। लेकिन अगर वो आउटकम मतलब आपका जो पैकेज या फिर पॉइंट जो है, अगर वो पूरा नहीं भरा है, अगर सिर्फ पॉइंट 1 mm भी रह गया है ना भरने से, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो कोशिश करो कि अगर आपके अंदर मोटिव है अच्छा, आप अच्छा कर सकते हो, तो कोशिश करो कि वो पॉइंट फिल हो जाए। और थोड़ा सा पेशेंस लाओ, पेशेंस बहुत जरूरी है। तो कोई पॉडकास्ट सुनते थे या फिर कोई सॉन्ग सुन के मोटिवेट होते थे, ऐसा कुछ था क्या आपका? सॉन्ग्स भी सुन लेता था, मगर मोस्टली मैं मतलब यही सुनता था गुलजार साहब के। ओके, थैंक यू सो मच भैया, आपका टाइम निकाल के आने के लिए। यहाँ पे 50 मिनट की पॉडकास्ट हो चुकी है, एंड ऑल द बेस्ट टू योर फ्यूचर। एंड सच में थैंक यू सो मच, आपसे बात करके काफी कुछ सीखने के लिए मिला, क्योंकि मैं भी अभी 12th ग्रेड में हूँ, नीट एस्पिरेंट हूँ। तो मुझे भी काफी कुछ सीखने के लिए मिला है। तो एज अ जूनियर, थैंक यू सो मच आने के लिए। एंड पॉडकास्ट में आप मतलब आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। आई एम फॉर श्योर लोगों को भी अच्छा लगेगा।
और अगर लोग एक और बार आपको पॉडकास्ट में देखना चाहेंगे तो आप आओगे या नहीं आओगे, पहले ही बता दो। थैंक यू सो मच भैया। अब फॉर श्योर 50 मिनट का पॉडकास्ट है, 10-15 मिनट का भी कोई सुन लेगा तो का मतलब 10-15 मिनट में भी बहुत कुछ हमने बातें की है। तो यही था दोस्तों, इस पॉडकास्ट में आपने सुना अनूप भैया को। एंड फर्स्ट ईयर में है, अभी सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं। बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। थैंक यू सो मच भैया आने के लिए। हैव अ ग्रेट डे। और चलिए एंड करते हैं।